मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स के क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, याद ही हो जाने चाहिए। क्या सीख रहे हैं हम बेगर्स प्रॉब्लम में? सीख रहे 4 बेगर्स। नंबर तो नहीं आता। आप सोच रहे होगे ये दोनों ठीक दिख रहे हैं, वो तो रैंडम हो रहा है। जब हो रैंडम रहा है दे भी दे दूं, अब तो पहला वाला पार्ट बन गया। अब तो फिर ये हमारे फिर अगलों का 5c3 करते करते टोटल सम आ जाएगा। बताइए ठीक है ना, x + y + 2z = 10। अपन अभी सीखेंगे एक बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही ध्यान से समझना होगा। हम सीखेंगे बेगर्स मेथड, बेगर्स प्रॉब्लम। अब ये बेगर्स प्रॉब्लम क्या है? भिखारी वाली प्रॉब्लम। बेगर्स प्रॉब्लम बस एक, जैसे ट्रेन प्रॉब्लम थी ना, वैसे बेगर्स प्रॉब्लम है। एक कॉन्सेप्ट है, उसको नाम दे दिया गया बेगर्स प्रॉब्लम का। जब भी वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बोल दूंगा बेगर्स प्रॉब्लम का इस्तेमाल कर लो। ठीक है? आपको याद है एक हमने राम श्याम घनश्याम वाली प्रॉब्लम भी करी थी। मैं हमेशा कहता हूं नोट्स के क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, याद ही हो जाने चाहिए। उस इंटेंसिटी से करोगे तो फिर आप कोई भी सवाल कर लेना, आपको अरे ये तो रामश्याम घनश्याम वाला, अरे ये तो बेगर्स प्रॉब्लम, अरे ये तो ट्रेन प्रॉब्लम, अरे ये तो ये वाला प्रॉब्लम, अरे ये तो ये वाली प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे मैप हो जाएगा। ऐसे मैप हो गया तो सारा पीएनसी आपके कब्जे में रहेगा। ठीक है? तो इनको नाम इसलिए दिया गया ताकि पूरा पीएनसी आपके कब्जे में रहे। ठीक है? तो रामश्याम घनश्याम वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था? हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना ऑब्जेक्ट्स का, कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम श्याम घनश्याम, ऐसे करके था ना सवाल। हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि आपके पास अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने तरीके होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अलाइक ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की। राम श्याम घनश्याम वाला जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन था। बेगर्स प्रॉब्लम आज कर रहे हैं वो भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। हम बेगर्स प्रॉब्लम में क्या सीख रहे हैं? हम बेगर्स प्रॉब्लम में सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। एक तो ये बात हमको समझनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, जैसा बेगर्स प्रॉब्लम में हम करेंगे। कैसा करेंगे बेगर्स प्रॉब्लम में? आइए ध्यान से बात को सुनिए। सवाल कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत ही ध्यान से बात को सुनोगे, सॉल्यूशन को सुनोगे, जैसा मैं बोलूं वैसा ही आप समझ लोगे, एकदम फिट हो जाएगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 10 अलाइक 10 alike coins are, प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, are to be distributed among 4 beggars. 4 beggars. In how many ways we can do? In how many ways we can do so such that पहला पार्ट, each beggar can get none, one or more coins। बिल्कुल रामश्याम घनश्याम वाला है ना, अगर आपको ध्यान है तो। such that each beggar must get at least one coin, at least one coin। ठीक है? अब अपने को सोचना है, तो सोचना है, सोचो फिर क्या होगा तरीका करने का, है ना। 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। आप बैंक गए एकदम बाजार में, बैंक था, बैंक से वो नए वाले एकदम चिकने वाले सिक्के एक एक वाले पैकेट से निकाल के लाए, वो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सेम है। 4 बैगर आपके 4 बैगर हैं, है ना, 4 बैगर्स हैं। 4 बैगर जैसे आपको मिले, आपने सोचा यार 10 कॉइन इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। आपके मन में आएगा इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, 7 इस भाई को दे देते हैं, हो गए 10 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये अच्छा दिख रहा है, सुंदर बैगर है, इसको 10 दे देते हैं, बाकी 3 को कुछ भी नहीं देते। आपके दिमाग में ऐसी भावना भी आएगी अरे सबको बराबर दे देते हैं, मगर बराबर दोगे कैसे? 10 डिवाइड बाय 4 तो फिर कोई नेचुरल नंबर तो नहीं आता।
आप सोच रहे होगे ये दोनों ठीक दिख रहे हैं, इनको दे देते हैं अपन, 3-3 दे देते हैं, 6, 2-2 इनको दे देते हैं। ऐसे अलग अलग भावनाएं आएंगी आपके माइंड में। कितने प्रकार की भावनाएं आएंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 4 बेगर्स को 10 कॉइन्स देने की। सवाल समझ में आ गया तुमको? देते हो कभी ऐसे सिक्के वगैरह दिए? कभी कभी नहीं दिए? दे दिया करो भाई। हैं, क्या कह रहे हो? उन्हीं के पास रहते हैं? अच्छा, खुद के पास नहीं है। ले लिया करो एक आध। कोई नहीं, आएंगे आएंगे। तो सवाल को सोचने का तरीका देखो, किसी महान व्यक्ति ने इस सवाल को जब पहली बार किया होगा तो कितना खूबसूरती से किया होगा। हम समझने का प्रयास करते हैं कि 10 कॉइन है। देखो 10 उल्टा सोचते हैं इसमें थोड़ा। 10 कॉइन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 कॉइन है। ठीक है, एक आदमी ने कहा कि इन कॉइन्स में 3 फॉल्स कॉइन ऐड कर दो। क्या कर दो? फॉल्स कॉइन, कुछ लकड़ी के सिक्के। 3 फॉल्स कॉइन ऐड कर दो। ये कर दिए 3 फॉल्स कॉइन ऐड, 1, 2 और 3। ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूं। एक महान व्यक्ति ने कहा 3 फॉल्स कॉइन ऐड कर दो, तो 10 + 3 कितने हो गए? 13। और उसने कहा आंख बंद करो, यूं 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 करो, 13 कॉइन को लो और एक लाइन में रख दो। लाइन में रखने के बाद आंख खोल लो। आंख खोलने के बाद पहले फॉल्स कॉइन के आगे वाले सिक्के पहले बेगर को दे दो। दूसरे फॉल्स कॉइन पहले फॉल्स कॉइन के बीच के सिक्के दूसरे बेगर को दे दो। ये तीसरे बेगर को दे दो। इसके पीछे वाले चौथे बेगर को दे दो। जितनी प्रकार की अरेंजमेंट होंगी उतने प्रकार से बेगर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कॉइन्स। क्या इस बात से सहमत है? उन्होंने बेगर नंबर 1 को पकड़ लिया, बोला तू यहां खड़ा हो। बेगर 2 को बोला तू यहां खड़ा हो। बेगर 3 को बोला तू यहां खड़ा हो। बेगर 4 को बोला तू यहां खड़ा हो। और बेगर 1 को कहा कि पहले सिक्के के आगे जितने मिल गए वो तेरे। दूसरे को कहा इन दोनों के बीच में मिल गए वो तेरे। तीसरे बेगर को कहा कि इनके बीच में मिल गए वो तेरे। और चौथे को कहा जो पीछे वाले बच गए वो तुम्हारे। मुझे बताओ, क्या कोई बेगर लड़ाई करेगा? नहीं, मैं आगे खड़ा हूंगा, मैं इधर खड़ा हूंगा, मुझे ज्यादा मिलने की संभावना। ऐसा करे? वो तो रैंडम हो रहा है भाई, वो तो रैंडम हो रहा है। जब हो रैंडम रहा है, किसी बेगर को कोई टेंशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब हर पॉसिबिलिटी कवर हो रही होगी। बेगर 1 को भी चिंता है कहीं पहला ही सिक्का आगे ना आ जाए, मेरे को 0 ना मिल जाए। बेगर 2 को भी चिंता है कहीं 1 और 2 के बीच में कुछ भी ना आए, मेरे को 0 मिल गया तो। बेगर 3 को भी चिंता है कहीं इनके बीच में 0 रह गया तो। बेगर 4 को भी चिंता है कहीं पीछे कुछ ना रहा तो। बेगर 1 ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा भगवान से कि हे भगवान, सारे सिक्के इसके आगे रख देना। तो बेगर 1 के पास पूरी रेंज 0 से 10 तक की पॉसिबल है आने की। 2 के पास भी 0 से 10, 3 के पास भी 0 से 10, 4 के पास भी 0 से 10। तो सारी पॉसिबिलिटी कवर हो रही है, इसका मतलब तो हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? अब सवाल ये उठता है कि 3 फॉल्स कॉइन 10 कॉइन्स के बीच में मिक्स कैसे करें, कितने तरीकों से रखें यहां पे। तो उसका उत्तर यह है कि भैया 13 ऑब्जेक्ट हो गए, 13 ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गए। 13 ऑब्जेक्ट में से कहीं पे भी 3 जगहों पे फॉल्स कॉइन रख दो, 13C3 आंसर। ये बता दो आप बात से सहमत हो तो 13C3 आंसर। या यूं कह लो 13 चीजों की जिनमें से 10 अलाइक हैं और 3 अलग से अलाइक हैं। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? तो 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 13C3। 13 प्लेसेस हैं लाइन पे, कोई 3 प्लेसेस को फॉल्स कॉइन कह दो, बच गए ओरिजिनल कॉइन, दे दो बेगर्स को। अरे समझ आ रही है क्या? तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया? पहले पार्ट का आंसर आ गया 13C3। क्लियर हो गई बात?
अब दूसरे पार्ट का आंसर तो बहुत ही सिंपल है। दूसरे पार्ट में क्या है, कॉइन कितने हैं 10। विचार है कि 4 बैगर को एक एक तो कम से कम देना है, तो निकाल के एक एक तो दे देगा भाई, तुम्हारा काम खत्म। अरे एक एक तो देना है उसको, तो 10 में से एक एक कॉइन दे दिया, बचे कितने। अब वो सोच रहा होगा 6 कॉइन है, 4 बैगर को देने हैं, कितने तरीकों से दूं सो दैट ईच कैन गेट नन वन और मोर। मतलब पहले वाला पार्ट बन गया आप तो 6 कॉइन है उसके पास, फॉल्स कॉइन कितने ऐड करोगे 3, C3, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया 9C3। सहमत हो इस बात से आप। दूसरे पार्ट का आंसर आ गया 9C3। अगर इससे सहमत हैं तो बताओ जरा, आगे चलते हैं। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात। दूसरे पार्ट का आंसर आ गया 9C3। समझ में आ रही है बात आपको। भाई 3 बैगर, सॉरी 4 बैगर हैं, 10 कॉइन है, एक एक तो उनको दे ही दिया, बच गए 6। अब 6 में सोचेगा कितने भी दे दूं, अब तो पहला वाला पार्ट बन गया। अब तो फिर तो पहले वाला पार्ट बन गया, 3 फॉल्स कॉइन ऐड करेगा 9C3। अरे समझ आ रही है क्या। एफर्ट लगाना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा। अब जो कॉन्सेप्ट में एफर्ट आपसे मांगेंगे, एफर्ट ठीक है। अरे समझ में आ रही है हैं? अगर हमारे पास n अलाइक कॉइन्स हैं, n अलाइक कॉइन्स हैं और r हैं बेगर्स, in how many ways you can distribute, in how many ways we can distribute n coins हो गए, फॉल्स कॉइन कितने ऐड करने r-1 CR-1 आंसर। अरे समझ में आ गई। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, लिख लो बातों को, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। इन जनरल अगर अपने को बात करनी है तो ये हो गया हमारा बैगर मेथड का प्रॉब्लम का फॉर्मूला। मतलब अलाइक चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलाइक चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस फॉर्मूले से करना है। डिफरेंट चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो ग्रुपिंग से करना सिखाया था। ये कॉन्सेप्ट पूरी क्लैरिटी अगर है तो मजा है एकदम, बहुत सारे सवाल उड़ा सकते हो आप। लिख लो बातों को लिखो जरा, मजा आएगा। बातों को लिखो जरा, मजा आएगा। डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपको आता है क्या। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, total number of terms in the expansion of x plus y plus z plus w की पावर 10। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स। कोई बाइनोमियल में करते थे ना अपन, है ना, एक टर्म फिर एक्स वाई जेड डब्ल्यू की दूसरी पावर दूसरी टर्म फिर कोई और प्रकार की पावर, ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, कितनी टर्म्स होंगी इसमें। आप थोड़ा ज्ञान दे सकते हो। हाँ कुछ बोल रहे हो आप। अरे भाई मैं तो ये कहता हूं कि इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू हर टर्म में, जब भी आप इसको ओपन करोगे हर टर्म में एक्स वाई जेड डब्ल्यू की पावर का जोड़ कितना होगा 10 होगा, पावर का जोड़ 10 होगा। अब ये कह रहा हूं कि 10 कॉइन 4 बैगर को देने हैं, 10 कॉइन्स जितने तरीकों से दोगे उतनी ही टर्म्स आ जाएंगी। एक तरीका आप चाहते हो इस बैगर को एक देना, इसको एक देना, इसको एक देना, इसको 7 देने, तो x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, w की पावर 7 की टर्म्स आ जाएंगी। एक टर्म वो हो जाएगी। आप चाहते हो कि इसको पावर 3, पावर 3, पावर 2, पावर 2 दो, एक और टर्म आ जाएगी। जितने तरीकों से 10 कॉइन को 4 बैगर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उतना ही तरीका है 4 वेरिएबल्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, और आंसर कितना आ जाएगा
टोटल टर्म्स कितनी हो गई भाई? 10 + 3c3 13c3 आंसर। बेगर प्रॉब्लम है ये तो साफ साफ। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बेगर प्रॉब्लम है, ये कोई सोच सकता है क्या? अच्छा, ये जो लोग इसके फॉर्मूले को रटते फिरते हैं ऐसे ही करके, है ना, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता है, ऐसे करके लोग याद कर लेते हैं। अब वो है ही बेगर प्रॉब्लम, तो ऐसा ही होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों है बेगर प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गई भाई? एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा इसका, लिख लो फिर। डन। चल एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जरा करके बताना। मैं ये कह रहा हूं कि, ध्यान से सुनना बात को, मैं ये कह रहा हूं कि इफ x + y + z + w इज इक्वल टू 100। ध्यान से सुनना, x + y + z + w इज इक्वल टू वेयर x, y, z, w आर होल नंबर्स। होल नंबर्स हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस इक्वेशन के? फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। बेगर प्रॉब्लम ही होगी ये तो, गजब ही हो गया ये तो। फाइंड टोटल मतलब देखो, रूप देखो कितने हैं, कहां कहां आप लगा सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर कोई ऐसे लिख दे और वैसे काउंट करने को लग जाए मूर्खता के साथ कि ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1, ये 2 और फिर पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे सोचें, तो फिर वो पागल ही हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सीधी बात है, बेगर प्रॉब्लम है भाई। 100 कॉइन्स हैं, 4 भाइयों को देने हैं। 100 कॉइन्स हैं, 4 भाइयों को देने हैं, है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 + 4 - 1 c4 - 1 103 c3 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हो वेयर ये हमारे सॉल्यूशंस नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, तो भी मजेदार बात होगी, ठीक है। डन। अच्छा, ये बढ़िया होगी बात। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो। मुझे आप बताओ एक और प्रॉब्लम कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी एक इनइक्वालिटी है x + y + z इज लेस देन इक्वल टू 100। एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब बताओ जरा क्या आएगा आंसर। x + y + z इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। वेयर x, y, z जो हैं दे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। इसके मुझे आप सॉल्यूशंस बता दीजिए, मजा आ जाएगा, है जी। सोचो, ये इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना बता दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इन इक्वेशन के बता रहा हूं तुमको। अरे समझ में आ गई? नेचुरल नंबर है मतलब मेथड 1 देखिए, मेथड नंबर 1 नेचुरल नंबर्स हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को एक एक तो मिलना ही चाहिए कॉइन। मेरे पास 100 कॉइन है, मैं सारे दूं या सारे ना दूं, मगर एक एक कॉइन तो इनको मिलना ही चाहिए। अरे समझ आ रही है? नेचुरल नंबर है एक्स वाई जेड, नेचुरल नंबर में वैल्यू मिनिमम 1 होती है, यहां होल नंबर थे, मिनिमम वैल्यू 0 थी एक्स वाई जेड डब्ल्यू की। समझ में आ रही है? तो एक एक कॉइन इनको दे दोगे तो बचे कितने? 97। अब 97 कॉइन आपके पास है, आप सोच रहे हो 3 बैगर को 97 दे दूं क्या, या 96 दे दूं, या 95 दे दूं, या 94 दे दूं, या फिर यूं करते करते 0 दे दूं। तो जब आपके पास 97 है, आप 3 बैगर को देने की सोच रहे हो, तो 97 + 3 - 1 99c2 99c2 समझ रहे हो? और आप 97 के 97 नहीं देना चाहते, 96 देना चाहते हो, तो 98c2 96
7C2 करते करते लास्ट में कितना, जब एक भी ना देना चाहो, जीरो देना चाहो, 0+2 - 1 C2 2C2। ठीक, समझ आ रही है? अच्छा, 2C2 से पहले क्या था? 3C2 था। ठीक है, समझ आ रही है बात? बहुत ही बढ़िया बात है ये तो भाई, समझ में आ रही है तो। ये क्लियर होगी बात? मैं इस सीरीज का जोड़ निकालने में भी इंटरेस्टेड हो गया, बाइनोमियल थ्योरम का एक सवाल भी करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि 2C2 जो है अपना, 2C2 की वैल्यू होती है 3C3 होती है, और NCR और NCR-1 का लग गया फॉर्मूला, है ना? तो ये जो है ये होता है 3C3, और इन दोनों का सम कितना हो गया? 4C3, फिर अगलों का 5C3, करते करते टोटल सम आ जाएगा 100C3। पहले तो बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? 100C3 आंसर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और 100C3 टिक नहीं होगा पेपर में। क्यों? क्योंकि ये दिखता रहेगा बार बार आपको, अरे मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ऐसी फील आती रहेगी। क्योंकि आप ऐसे जोड़ रहे हो और सामने वाले ने ऐसे लिख दिया, तो आपको ऐसी फील आती रहेगी कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। वो फील के चक्कर में 2-3 मिनट खराब हो जाएंगे, आया हुआ है आंसर टिक नहीं कर पाओगे। ये बात समझ में आ गई? ये मेथड नंबर 1 था। एक और मेथड से देख लो, एक और मेथड से देख लो, और एक और बात समझ लो। मेथड नंबर 2, 100 कोइंस आप XYZ को देना चाहते हो या कुछ अपने पॉकेट में रखना चाहते हो? बताओ, ठीक है बात? भाई 100 में से कम कॉइन दोगे तो बच्चे को कहां रखोगे? अपनी पॉकेट में रखोगे आप। तो बैगर कितने हो गए? एक X, एक Y, एक Z और एक पॉकेट। अब पॉकेट की रिक्वायरमेंट क्या है? 0। XYZ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 1 1, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 0। दो अच्छी बात? नहीं दो अच्छी बात। तो 100 में से 1 1 1 तो इसको दे दिए, बचे कितने कॉइन्स? 97 कॉइन्स। 4 बैगर में देने के कितने तरीके? 100C3 आंसर आ गया भाई। 97 कॉइन्स, यहां से आ गया आपका 97 कॉइन्स, और 4 बैगर्स में देने के तरीके बताओ आप। 4 बैगर्स तो 100C3 डायरेक्ट आंसर आ गया। बिना बाइनोमियल से मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि ये और ये बराबर होंगे, विदाउट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और एनी अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट। हमने ये प्रूव कर दिया कि 100C3 ही ये वाली सीरीज का आंसर है, अगर दोनों मेथड सही है तो। समझ में आ गई बात? यूं भी आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लिखना चाहो दोनों सोल्यूशन लिख लीजिए। ये पूरा का पूरा बोर्ड उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर सोल्व। 2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ x + y + 2z = 10, है ना, वेयर x, y, z are non-negative integers, then find total number of solutions of given equation. Solutions of given equation. गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए, ठीक है ना। x + y + 2z = 10। जैसे ही 2 कर दिया तो थोड़ा सा मजा आएगा अभी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये वाला आप लोग सोल्व करो। सोचो, आराम से सोचो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ non-negative
इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नो नेगेटिव नहीं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीग्रल solutions of the equation, yes, of the equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 equal to 100, where x1 is greater than equal to -3, x2 is greater than equal to 0, x3 is greater than equal to 2, x4 greater than equal to -10, x5 greater than equal to 5. ठीक है जी, ये दो प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखी हैं मैंने, आप जरा अपना हाथ आजमाइए कैसे करेंगे दोनों को। है जी देखो जरा, पहले एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं। हर क्वेश्चन फॉर्मूला से नहीं होता, जेई वालों ने कई सवाल पूछे हैं इक्वेशंस पे, फॉर्मूला से नहीं होते वो, कई फॉर्मूला से होने वाले भी हैं, कई थोड़ा वेरिएशन के साथ पूछ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे छोटी वेरिएशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल में होगा, सोचना पड़ेगा। जेड की वैल्यूज या तो 0 होगी, या जेड की वैल्यू 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। ऐसे करते हुए जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 5 तक जाएगी। एक पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। जेड की वैल्यू 0 से 5 तक जा सकती है। जब जेड की वैल्यू 0 है तो उस समय पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे, हाँ करते करते लास्ट में 0, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो यहां x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 कितने तरीकों से हो सकता है, जितने तरीकों से 10 कोइंस को 2 बैगर में दे सकते हो आप। अरे समझ में आ रही है, 10 कोइंस को 2 बैगर में देने के कितने तरीके, 11, 11 C1 मतलब 11। 8 कोइंस को 2 बैगर में देने के कितने तरीके, 9, 7 और लास्ट में 1। तो 1 प्लस 3 है ना, क्या क्या आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 है ना। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 36। ना ना 4 बैगर नहीं है ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जेड प्लस जेड करोगे तो आप ये सोच रहे हैं कि इसको जेड प्लस जेड करके ऐसे 4 बैगर करेंगे, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, जब इसको एक और इसको 2 कोइन दोगे, इसको एक और इसको 2 कोइन दोगे, ऐसा करते हैं, इसको 4 इसको 2 कोइन दोगे, इसको 2 इसको 4 कोइन दोगे, तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन था, सेम डिस्ट्रीब्यूशन था। हर बार डिवाइड बाय 2 भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने इनको 2 और इनको 2 दिए हैं, वो एक बार ही दिए हैं, वो गलत डिवाइड बाय 2 हो गया उस केस में। डिवाइड बाय 2 तब करोगे ना जब हर आपको डबलिंग फील हो, सब में सब डबल होते तो कर देते, सब डबल नहीं हो रहे ना भाई। तो ये जेड प्लस जेड करके करना ठीक नहीं है, यूं करोगे तो ही इसको करेक्टली एनालाइज कर सकते हो। और आपने देखा होगा 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। कितनी वैल्यू होती 10 से ज्यादा, 1000 हो जाती, 1000 हो जाती तो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 करते करते 1001 तक हो जाता। जोड़ नहीं करना था क्या एपी का, फिर है ना। समझ आ रही बात आपको। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है सोल्व, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है सोल्व, x1, अच्छा देखो यहां कहा कि x1 की वैल्यू
-3 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, x1 को रिप्लेस कर दिया x1 - 3 से और कह दिया कि अब x1 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। मैंने x1 को रिप्लेस कर दिया x1 - 3 से और मैंने x2 को रिप्लेस कर दिया, x2 को तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करी, x2 ही रहेगा। x3 को मैंने रिप्लेस कर दिया x3 + 2 से, है ना। और इसके बाद x4 को मैंने रिप्लेस कर दिया x4 - 10 से और x5 को मैंने रिप्लेस कर दिया x5 + 5 से। और मैंने कहा कि अब मेरे जो x1 x2 x3 x4 x5 हैं, x1 x2 x3 x4 x5 हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। मैंने इस प्रॉब्लम को दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया है। समझ में आ रही है क्या बात आपको? x1 की वैल्यू जब 0 या उससे बड़ी हो रही होगी तो इस ब्रैकेट की वैल्यू -3 या उससे बड़ी हो रही होगी। और यहां पे यही कहा गया है कि इस जगह की वैल्यू -3 या उससे बड़ी हो जानी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? समझने का प्रयास तो करो। समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सोचो, बताता हूं वापस। अरे समझ में आ रही है क्या? खुद कोशिश करके समझ में आ रही है क्या? भाई क्या है x1, क्या है ये, आप ऐसा समझ लो इसको और थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग से। ये लो, इसको वापस बता देता हूं। x1 मेरा -3 से बड़ा होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट x1 इज इक्वल टू p -3। ये लो, वेयर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा बोल दो। तो p को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलोगे तो x1 मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है। मैंने कहा लेट x2 इज 2 + q, लेट x4 इज -10 + r, x5 इज 5 + w, ऐसा लिख दिया। सहमत हो ना इस बात से? अच्छा, p q r w क्या है? ये आपके होल नंबर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। और हमारी क्या आ गई, x1 की जगह पे रख दिया p -3, ठीक है। x2 की जगह पे रख दिया 2 + q, x3 यूं का यूं, x4 की जगह पे रख दिया r -10, x5 की जगह पे रख दिया w + 5, ठीक है। तो आपको बताना है p + q + r + w + x3 इक्वल टू -3 + 2 -1, -1 - 10 -11, -11 + 5 -6, उधर लेके जाएंगे 106। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल दो आप। तो 110C4, ये इसका आंसर आ गया। इतने वेज हो गए, इतने सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। इतने सॉल्यूशन सेट हो गए मतलब, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी अपन हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हो गई है बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट इसमें है तो पूछ लो। तो यहाँ कोई बदलाव हो, इस प्रकार से कंडीशंस में बदलाव है, बेसिक बदलाव, अगर ये सब समझ में आ जाते हैं, उसके बाद तो भाई जो भी वो चेंज करे उसके हिसाब से सोचना पड़ता है अपने को, है ना। कुछ PYQs करोगे, कुछ और क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी जो है वो अपने को पूरी समझ में आ गई है, ठीक है।